सभी प्रिय विद्यार्थियों व दोस्तों का ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। के प्रकार बताता हूँ। हिपोक्रेटस वैज्ञानिक का नाम है, मनोवैज्ञानिक है हिपोक्रेटस के अनुसार सबसे पहले तो दोस्तों आप बात सुनिएगा कि जो हिपोक्रेटस थे, इन्होंने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए थे वो बताए थे अपने पास में शारीरिक द्रव्य के आधार पर। कहने का मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिपोक्रेटस ने व्यक्तित्व के प्रकार किसके आधार पर बताए थे, तो ध्यान रखना शारीरिक द्रव्य के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था, प्रकार बताए थे। और इनके अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का। तो ये भी अपन लिख देंगे 4 प्रकार का। अब दोस्तों ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं सुनिएगा इनके अनुसार। पहला था कफ, दूसरा था पीलापित, और तीसरा है कालापित, और चौथा था दोस्तों इसका प्रकार वो था रक्त। ये 4 प्रकार के इन्होंने वर्गीकरण किए थे। अब दोस्तों आप यहां पे मेरी बात सुनिएगा। जो कफ प्रकार के व्यक्ति हैं वो थे मंद और निष्क्रिय व्यक्तित्व वाले, अर्थात ऐसे व्यक्ति क्या होंगे? मंद होंगे और साथ में ही निष्क्रिय कफ वाले निष्क्रिय। इसके बाद में पीलापित था। ये स्वभाव से क्रोधित या क्रोधित रूप के व्यक्ति होते हैं, जिनका व्यक्तित्व क्रोध स्वभाव का होता है। और कालापित वाले जो व्यक्ति हैं ये उदासीन प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। उदासीन, तो अपन यहां समझ सकते हैं उदासीन प्रवृत्ति के, या इनको हम निराशावादी भी कह सकते हैं। निराशावादी प्रकार के भी ये व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। और जो रक्त है इसके अंतर्गत प्रसन्नचित्त व्यक्तियों का समूह रखा था हिपोक्रेटिस ने। प्रसन्नचित्त रहने वाले और आशावादी व्यक्ति थे। तो ध्यान रहे दोस्तों कि हिपोक्रेटस के अनुसार 4 प्रकार से वर्गीकरण 4 प्रकार का बताया था व्यक्तित्व। तो पहला व्यक्तित्व था कफ, दूसरा था पीलापित, तीसरा कालापित और चौथा रक्त में प्रसन्नचित्त, कालापित में उदासीन, पीलापित में क्रोधित और कफ में मंद या निष्क्रिय व्यक्ति। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहां पर आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको नोट के रूप में मैं बता दूं। विशेष तौर से ध्यान रखना, सबसे पहले 400 ईस्वी पूर्व व्यक्तित्व का वर्गीकरण वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे ये, या पहले विद्वान थे। तो 400 ईस्वी पूर्व व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले विद्वान थे। ध्यान रहे, सबसे पहले व्यक्ति का जो व्यक्तित्व के प्रकार या वर्गीकरण किया था वो किसने किया था दोस्तों? हिपोक्रेटस ने। तो ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब हम अगले दृष्टिकोण के आधार पर प्रकार देखते हैं व्यक्तित्व के। तो अपना अगला बिंदु है दोस्तों भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो दोस्तों देखते हैं, भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के जो प्रकार थे वो 3 प्रकार के बताए थे। कितने प्रकार के बताए थे दोस्तों? 3 प्रकार के, ध्यान रखिएगा। जिसमें से पहला था सत, दूसरा था रज और तीसरा था प्रकार तम।
सत रज तम। ये भारतीय वैदिक संस्कृति थी, उसके अनुसार, दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए थे वो 3 प्रकार के बताए थे, जिनमें से अपन कह सकते हैं सत रज तम। तो ये हमारे पास में है। अब यहां पे आप कहो तो अगला आगे देखिए दोस्तों, चरक संहिता के अनुसार, चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण या प्रकार संहिता के अनुसार, और चरक संहिता के अनुसार दोस्तों 3 प्रकार के थे। ध्यान रखना, कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के चरक संहिता। कभी कभार आपको यह भी पूछा जा सकता है चरक संहिता के लिए आयुर्वेद के अनुसार, तो आयुर्वेद के अनुसार भी यही था, चरक संहिता आयुर्वेदी थी, आयुर्वेद के अनुसार। तो आयुर्वेद बोलो या चरक संहिता बोलो, एक ही बात है कि अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कितने थे? 3 थे। यहां पे आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी ने व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किया था, और व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे इन्होंने 3, जिनमें से कौन कौन से थे? पहला था वात, दूसरा था पित्त, और तीसरा था दोस्तों कफ। यहां पे वात में वह व्यक्ति थे जो हष्ट पुष्ट या वायु विकारों से पीड़ित या श्वास से पीड़ित व्यक्ति थे। ध्यान रखना, वात के अंतर्गत। पित्त के अंतर्गत दुबले पतले व्यक्ति थे, दुबले पतले क्रोधी ये व्यक्ति थे। और कफ के अंतर्गत शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया था। शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति थे, जिनमें हमेशा इनके खांसी, जुकाम ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती थी। जुकाम से अधिकतर ये ग्रसित रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, चरक संहिता के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए वो 3 है, या आप आयुर्वेद के अनुसार भी कह सकते हो, और चरक संहिता लिखने वाले धन्वंतरी के अनुसार भी 3 ही है। तो वो कौन कौन से थे? वात, पित्त, कफ, जिनमें वात के अंतर्गत अष्टपुष्ट वाले, और पित्त के अंतर्गत दुबले पतले क्रोधी, और कफ के अंतर्गत वह व्यक्ति थे जो शारीरिक रूप से कमजोर थे। दोस्तों अब आगे हम और पढ़ते हैं प्रकार। अगला है आपके पास में शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार वर्गीकरण। शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार अब देखिए, शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार देखो, सबसे पहले तो यहां वैज्ञानिक का नाम आप याद कर लीजिए, क्रेसमर व शेल्डन। कहने का मतलब यह है कि क्रेसमर और शेल्डन ने शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की जानकारी दी थी। अब यहां पे क्रेसमर के अनुसार जो 4 पुस्तकें लिखी गई थी, 4 प्रकार का वर्गीकरण किया था, जिनकी पुस्तक 1925 में प्रकाशित हुई थी। इनकी पुस्तक 1925 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। पुस्तक का नाम था चार्टर, फिजिक्स एंड चार्टर। तो ये पुस्तक का नाम था, जिसमें व्यक्तित्व के 4 प्रकार के बताए थे, जिनमें से 4 प्रकार के कौन कौन से थे? क्रेसमर के अनुसार या शेल्डन के अनुसार अपन कह सकते हैं। क्रेसमर के अनुसार थे 4 प्रकार के, जिनमें से पहला था सुडोल काय, दूसरा था दोस्तों लंबा काय, और तीसरा था गोल काय, और चौथा था विशाल काय। यहां पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो लंबा काय है इसको आप क्रस काय भी कह सकते हो।
क्रस काय, ध्यान रखना ये अक्सर एग्जाम में नाम दे दिए जाते हैं। और गोल काय को आप साइक्लो आर्ड कह सकते हो, साइक्लो आर्ड कह सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो विशाल काय है इसको आप डिस्प्लास्टिक डिस्प्लास्टिक भी आप इसको कह सकते हो, डिस्पोजल की तरह, ठीक है दोस्तों। अब इनका आप मतलब समझिएगा। जो सुडोल काय है इसको एथलेटिक कह सकते हो, एथलेटिक या खिलाड़ी, है ना, एथलेटिक या लेटिक, एथलेटिक आप इनको कह सकते हो। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, सुडोल काय के अंतर्गत वो व्यक्ति आएंगे जो न तो अधिक लंबे हो, न अधिक छोटे हो, न अधिक पतले हो, न अधिक मोटे हो, और आत्मविश्वास इनमें सबसे ज्यादा होता है, आत्मविश्वास भरपूर होता है, और साथ में समायोजित करने वाले, एडजस्टमेंट करने वाले व्यक्ति ये होते हैं। तो ध्यान से सुन लिया आपने। इसी प्रकार से आप अगला सुनिएगा। लंबकाय के अंतर्गत वो व्यक्ति रहेंगे जो शक्तिहीन हो, दुबला, ज्यादा दुबला काय तो न हो, और अधिक लंबे हो, दुबले हो, निराशावादी हो, कल्पनावादी हो, और चिंतित रहने वाले हो। तो ऐसे व्यक्ति किसके अंतर्गत आएंगे? लंबकाय के अंतर्गत आएंगे, या क्रस काय आप उनको कह सकते हो। दोस्तों गोल काय के अंतर्गत वो व्यक्ति आएंगे जो नाटे हो, नाटे का मतलब बोना होना, छोटा होना ना, नाटे हो, मोटे हो, गोलाकार हो, कहने का गोल मटोड़, ऐसी आकृति बन जाना, है ना, गोलाकार हो, या खाने पीने के अधिक शौकीन हो, क्योंकि जो खाएगा पिएगा वही तो क्या होगा? मोटा होगा। तो खाने पीने के शौकीन हो, आराम प्रिय हो, और उत्साह विषाद हो की संभावना अगर उत्पन्न होती है व्यक्तियों में, तो वह गोलकाय प्रकार का व्यक्ति होगा। और विशालकाय या डिस्प्लास्टिक व्यक्ति वो होते हैं जो मिश्रित रूप से, इनका शरीर विशाल होता तो है पर ऊपर वाले व्यक्तियों का मिला जुला रूप होता है। कहने का मतलब जो ये ऊपर वाले व्यक्ति हैं इनका सभी का क्या होता है? उनमें मिला जुला रूप विद्यमान होता है। तो ये था क्रेसमर का वर्गीकरण, या आप ये कह सकते हो शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर जो वर्गीकरण करने वाले थे उनमें से सबसे पहले हमने वर्गीकरण पढ़ा है किसका? क्रेसमर के अनुसार। अब हम ऐसे ही अगला वर्गीकरण इसका पढ़ेंगे अभी शारीरिक दृष्टि के आधार पर शेल्डन के अनुसार। तो शेल्डन ने क्या वर्गीकरण किया था देखिए दोस्तों। शेल्डन के अनुसार शेल्डन ने यहां पर व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए थे वो 3 बताए थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व के प्रकार कितने थे? 3। और इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था यहाँ पे व्यक्तित्व के प्रकारों के लिए, उस सिद्धांत का नाम है सिद्धांत, ध्यान रखना, सोमोटाइप। सोमोटाइप ये वैज्ञानिक नाम है, विज्ञान के अंतर्गत इस तरह के नाम अधिकतर आते रहते हैं, तो आप टेंशन ना ले। सोमोटाइप। और ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था दोस्तों 1940 में। कब प्रतिपादित किया था? 1940 में। और शेल्डन ने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया था, जिनमें से पहला है लंबाकृति। लंबाकृति इसको आप सेरिटोनियो भी कह सकते हो, या एक्टोमार्फी भी कह सकते हो इसको, एक्टोमार्फी भी कह सकते हो। ये शेल्डन के अनुसार पहला था जो लंबाकार थी, और सेरिटोनिया और एक्टोमार्फी भी आप इसको कह सकते हो। दूसरा इसका वर्गीकरण था जिसमें आयताकृति, सेमोटोनिया आप इसको कह सकते हो। और तीसरा इसका वर्गीकरण था गोलाकृति, और गोलाकृति को आप एंडोमार्फी कह सकते हो, एंडोमार्फी। ये दोस्तों शेल्डन के अनुसार वर्गीकरण था 3 प्रकार से। तो उसमें लंबाकृति, अब लंबाकृति में शेल्डन के अनुसार वो व्यक्ति थे जो एकांतवासी हो, सबसे ज्यादा एकांत में रहने वाले, एकांतवासी हो। तो वो व्यक्ति, साथ ही संकोची व्यक्ति हो, लज्जाशील व्यक्ति हो, नींद की समस्या से ग्रसित व्यक्ति हो, हमेशा नींद आती रहती हो, ऐसे व्यक्ति, वो किसके अंतर्गत है? शेल्डन के अनुसार पहला प्रकार है लंबाकृति के अंतर्गत या सेरिटोनिया के अंतर्गत। दूसरा वर्गीकरण था या दूसरा प्रकार था आयताकृति, सोमोटोनिया, जिसमें वो व्यक्ति आएंगे जो सुडौल, बहादुर और आक्रामक हो। सुडौल, बहादुर, आक्रामक, उस तरह के व्यक्ति आएंगे।
गोलाकृति या एंडोमार्फी के अंतर्गत वह व्यक्ति रहेंगे जो नाटे, मोटे और गोलाकार आकृति के व्यक्ति हो, तो वह सब किसके अंतर्गत आएंगे, गोलाकार आकृति के अंतर्गत आएंगे। ये तो था दोस्तों शेल्डन के अनुसार, और शारीरिक दृष्टि के अनुसार हमने दोनों वैज्ञानिकों का पढ़ा। अब दोस्तों अपन आगे पढ़ते हैं, जिसमें समाजशास्त्री दृष्टिकोण के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं उनकी चर्चा अपन करते हैं। तो देखिएगा, समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार अब यहाँ पे समाजशास्त्री दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्वों के जो प्रकार है वह दोस्तों आप समझिएगा। ये सबसे पहले आपको मैं वैज्ञानिक बता दूं, इसका प्रकार बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, स्प्रेंगर। ध्यान रखना, वैज्ञानिक का नाम क्या है, स्प्रेंगर, जिन्होंने समाजशास्त्री दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे, 6 प्रकार। और इन व्यक्तित्व के प्रकारों की जानकारी उनकी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया गया है, वहां पे इनको बताया गया है। तो दोस्तों अब आगे इनके 6 प्रकारों के बारे में समझते हैं कौन कौन से हैं। पहला है सैद्धांतिक व्यक्ति या व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। अब देखो, इसके अंतर्गत वह व्यक्ति रहेंगे जो लेखक हो, जैसे है ना, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं आपको, लेखक हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, दार्शनिक हो, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, सैद्धांतिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। इसके बाद में दूसरा था आर्थिक व्यक्तित्व। अब आर्थिक व्यक्तित्व के अंतर्गत वह व्यक्ति आएंगे जैसे दुकानदारी, व्यापार में उद्योगपति, काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं जिनके आर्थिक स्थिति मजबूत होती रहे या आर्थिक क्रियाकलाप होती रहे, तो वो व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्तित्व, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता आ जाएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही शिक्षक, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, सामाजिक के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखना, शिक्षक सामाजिक के अंतर्गत आएंगे इसके अनुसार। तो ये हमारे पास में 3 तो ये हो गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी वर्गीकरण किया था इन्होंने, 6 प्रकार का वर्गीकरण बताया था। आधार इन्होंने 6 लिया था, परंतु 6 में से ये 3 जो महत्वपूर्ण थे वो तो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा चौथा है, वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे, राजनीतिक व्यक्ति, और राजनीतिक व्यक्तित्व के अंतर्गत राजनेता आएंगे। और 5वां है दोस्तों धार्मिक व्यक्तित्व। अब धार्मिक व्यक्तित्व के अंतर्गत कौन से आएंगे, धर्म वाले आ जाएंगे, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे धार्मिक। और लास्ट जो इसका 6ठा है वो है सौंदर्यात्मक वाले व्यक्ति, जो अत्यधिक सौंदर्य पे प्रदर्शन करने वाले हो, जैसे चित्रकार कह सकते हैं, कलाकार कह सकते हैं, या मूर्तिकार कह सकते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति किसके अंतर्गत आते हैं, सौंदर्यात्मक के अंतर्गत आते हैं। और धार्मिक व्यक्ति होते हैं जैसे पुजारी है, संत है, महात्मा है, तो वो धार्मिक व्यक्तित्व वाले। राजनेता के अंतर्गत जो राजनेता छवि वाले व्यक्ति होते हैं वो उसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों। इसके बाद में अगला वर्गीकरण पढ़ते हैं अपन, या अगला प्रकार वह है मनोवैज्ञानिकों के आधार पर। मनोवैज्ञानिक के आधार पर, और मनोवैज्ञानिकों के आधार पर ये मनोवैज्ञानिकों में जो हमारा अगला प्रकार जा रहा है, तो दोस्तों इनमें सबसे पहले अपन बात करेंगे जुंग, है ना। तो 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, युंग या जुंग ने, मनोवैज्ञानिकों ने 2 प्रकार के बताए थे। कितने प्रकार के बताए थे, 2 प्रकार के। इनकी जो पुस्तक है युंग जुंग की, उस पुस्तक का नाम है दोस्तों साइकोलॉजिकल टाइप में इस वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। और यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, साथ ही इनके अलावा भी आइजैक और गिलफोर्ड ने भी वर्गीकरण किया था। पर आइजैक और गिलफोर्ड ने जो वर्गीकरण किया था वह, इन्होंने तो 2 प्रकार का बताया था, पर आइजैक और गिलफोर्ड ने 3 प्रकार का बताया था। गिलफोर्ड ने कितने प्रकार का बताया था, 3 प्रकार का। यह ध्यान रखना, व्यक्तित्व 3 प्रकार के, जिनमें कौन कौन से थे, अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी,
बहिर्मुखी, और तीसरा था दोस्तों उभयमुखी। उभयमुखी। देखो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में रखने का प्रयास कर रहा हूं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। और आगे जाकर जो ये आइजैक थे, इन्होंने जो वर्गीकरण किया था इसमें फिर एक लास्ट में और संशोधन करके जोड़ दिया था, जो चौथा था लास्ट में संशोधन करके जोड़ा था, ध्यान रखना, न्यूरोटिसिज्म। ये आइजैक ने जोड़ा था लास्ट में संशोधन करके। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे केवल मैं समझने के आधार पे आपको इनको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब आगे अपन दोस्तों और पढ़ते हैं। अगला देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार, जिनमें से पहला प्रकार था भावुक व्यक्तित्व, दूसरा था कार्यशील व्यक्ति, और तीसरा था विचारशील। ये आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर है। और दोस्तों साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं, इनके जो आधुनिक दृष्टिकोण पर जो वर्गीकरण किया था या प्रकार बताए थे, वह वैज्ञानिक का नाम है मार्गनौ गिलीलैंड। इस वैज्ञानिक ने यह वर्गीकरण किया था दोस्तों, ध्यान रखना, मार्गनौ गिलीलैंड ने इसका वर्गीकरण किया था। और 3 प्रकार के बताए थे, भावुक व्यक्ति और कार्यशील और साथ में विचारशील। अब दोस्तों मैं आपको हल्का सा बता दूं, भावुक व्यक्तियों में वो रहेंगे जो प्रसन्नचित्त हो, उदासीन हो, चिड़चिड़ापन हो, अस्थिर हो, तो वो भावुक इसके अंतर्गत आते हैं। और कार्यशील के अंतर्गत वो रहेंगे जैसे कलाकार हो, सिपाही हो, खिलाड़ी हो, पहलवान हो, ये सब कार्यशील के अंतर्गत आएंगे। और विचारशील व्यक्तित्व के अंतर्गत वो व्यक्ति आएंगे जो सूक्ष्म चिंतक हो या प्रत्यक्ष चिंतक हो या स्थूल चिंतक हो, अर्थात ये वो उस तरह के व्यक्ति है जो चिंतन के आधार पर अपने विचारों को रखते हो। और ध्यान रहे दोस्तों, यहां जब ये विचारों के आधार पर अगर वर्गीकरण कहीं आपसे पूछ लिया जाए तो उसके वैज्ञानिक का नाम है थार्नडाइक। ये याद रख लेना, थार्नडाइक। क्योंकि विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था बाद में जाकर, वह किसने किया था दोस्तों? थार्नडाइक ने किया था। ये विशेष तौर से ध्यान रखना, बहुत बारीकी चीज मैंने आपको बता दी है, तो ये आपको कम से कम गहनता से पढ़ोगे तब जाके ये जानकारी आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों आगे, व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल। व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल। देखो दोस्तों, पंचकारक मॉडल क्या था व्यक्तित्व का? इसके पहले तो आप प्रतिपादक की बात कीजिएगा। प्रतिपादक है इसके दोस्तों, बहुत ही डीपली से ढूंढ के लेके आया हूं। प्रतिपादक मेरे को ऐसे आसानी से नहीं मिला। पॉल कोस्ट, क्योंकि आपको पढ़ाने से पहले मेरे को भी देखना पड़ता है। पॉल कोस्टा इसके प्रतिपादक थे दोस्तों। और साथ में इसके एक और प्रतिपादक थे, रॉबर्ट मैक्रे। इन दोनों ने व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, क्या प्रस्तुत किया था? व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल प्रस्तुत किया था। और वो पंचकारक मॉडल क्या थे? 5 बातें। अनुभवों के लिए खुलापन, अनुभवों के लिए खुलापन, दूसरा था इनका बहिर्मुखता, और तीसरा था दोस्तों इनका सहनशीलता, और चौथा था तंत्रिकाता, और 5वां था अंतर्विवेकशीलता। अंतर्विवेक, नाम भी अटपटे हैं, शीलता। आपको मैं ये बता दूं, YouTube के अंतर्गत आपको बहुत ही कम इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में। तो कम से कम दोस्तों आप ध्यान से इनको समझिएगा। एक शॉर्ट में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, इस तरह से
करने के लिए। तो व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल का प्रतिपादकता पॉल कोस्टा और साथ में कौन थे, रॉबर्ट मैक्रे। अब इनके अनुसार जो 5 मॉडल कौन कौन से थे, वो थे अनुभवों के लिए खुलापन होना चाहिए व्यक्ति के पास में, ये एक तो पहला मॉडल ये था। दूसरा था बहिर्मुखिता, अर्थात बहिर्मुखिता की उसकी छूट होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए और तंत्रिका ताप की ये स्थितियां होनी चाहिए शारीरिक क्रियाओं के आधार पर, और अंतर्विवेकशीलता उसमें व्यक्ति में होनी चाहिए। तो इस प्रकार का उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था, और वह जो जिसमें ये 5 तत्व मौजूद है वो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ माना जाता है व्यक्तित्व के आधार पर, गुणों के आधार पर। अब दोस्तों आगे देखिएगा, आगे नेक्स्ट जानकारी लेते हैं अपन। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक आपके प्रकार खत्म हो चुके थे पंच मॉडल के पहले ही। अब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है वंशानुक्रम। दोस्तों अपने को जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले से पता चल रहा है कि वंशानुक्रम सबसे ज्यादा व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी गाल्टन ने व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम की सबसे महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि वंशानुक्रम ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके व्यक्तित्व को किस तरह से बनाएगा। दूसरा है दोस्तों वातावरण, यह भी आपके व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। अब वातावरण के अंतर्गत भी आपके पास में 2 तरह से प्रभावित होता है, एक तो आप ये कह सकते हो भौतिकीय वातावरण, और दूसरा आप कह सकते हो सामाजिक वातावरण। इनके कारण से आपका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम जो व्यक्तित्व का अगला प्रभावित करने वाला है वह है परिवार। अब परिवार तो वातावरण के अंतर्गत आ जाता है, तो इसलिए अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अपन सांस्कृतिक वातावरण भी ले सकते हैं, विद्यालय ले सकते हैं, है ना। ये सब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमारे शरीर की ग्रंथियां हैं, उनके द्वारा भी व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो देखिए वंशानुक्रम और वातावरण तो हो गया। तीसरा अपने को प्रभावित करने वाला कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे शरीर के अंतर्गत जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनसे शरीर का निर्माण होता है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, तो ये ग्रंथियों से जो उत्सर्जित हार्मोन है वो शरीर में कहीं ना कहीं अपने प्रभाव डालते हैं। और यदि अधिक मात्रा में हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं तब भी प्रभावित होता है शरीर, कम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं तब भी शरीर प्रभावित होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण से भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होता है। चौथा है शारीरिक रचना, ये भी आपके व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। शारीरिक रचना का मतलब यह है कि आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार की कोई कमी हो, जिसके कारण से आप दूसरे व्यक्तियों के पास में खुलकर नहीं बैठ सकते या नहीं बोल पाते हो, तो वह शारीरिक रचना हो सकती है। या स्वास्थ्य, आपका अधिकतर स्वास्थ्य खराब हो, या शारीरिक रचना में आपकी सुंदरता भी आ जाती है। जैसे कोई ब्लैक व्यक्ति होता है तो अपने मन ही मन में विचार करता है कि यार मैं भी गोरा होता, तो वो गोरा होने के लिए खूब सारे उपाय करता है, क्योंकि अपने व्यक्तित्व को बनाना है, और व्यक्तित्व को बनाने के लिए शारीरिक रचना होना बहुत जरूरी है। तो ये भी अपने व्यक्तित्व को क्या करेगी दोस्तों, प्रभावित करेगी। 5वां है स्नायु मंडल, अर्थात स्नायु मंडल का मतलब है मानसिक विकास। आपका मानसिक विकास किस तरह से हो रहा है वो भी आपके व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। अगर कोई मानसिक रूप से कमजोर बालक है तो वो सोचते हैं कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, याद नहीं होता, तो वो मानसिक रूप से पजल हो जाता है और उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। 6वां है मूल प्रवृत्तियों व प्रेरक, ये भी आपके व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 7वां रहेगा आपके पास में लिंग से भी ज्यादा अपन व्यक्तित्व प्रभावित होता है। लिंग, बालक व बालिकाओं का स्वभाव, कार्यशैली व व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है लिंग के आधार पर। कहने का मतलब बालकों की कार्यशीलता अलग होती है और बालिकाओं की कार्यशीलता अलग होती है। और 8वां प्रकार है जो अपने को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है मनोवैज्ञानिक कारक, ये भी अपने व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तों। जैसे मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आते हैं बुद्धि, रुचि, है ना, आदत, ये मनोवैज्ञानिक कारक है। आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, इच्छा शक्ति आदि, ये आपको
सब क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे तर्क, स्मृति, अधिगम, चिंतन आदि सब चीजें आती है मनोवैज्ञानिक रूप से। तो ये थे दोस्तों अपने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगा और उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।